तो मैं आपका हमारे YouTube चैनल द डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने क्रेमर्स रूल्स के बारे में पूरी तरह से डिस्कस किया था कि क्रेमर्स रूल्स क्या होता है, क्रेमर्स रूल्स के किस तरह के क्वेश्चंस एनडीए में पूछे जाते हैं। तो मैं आज उसी रूल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अब देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसके प्रीवियस ईयर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उनसे निकाल लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह के पैटर्न चेंज होते हैं, कितने कितने गैपिंग पे। अब अगर जो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे तरह से पढ़ लिए हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम जो है एक तरह से कह सकते हैं कि 50% आपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है। बट अगर जो आपका पूरा फुल एफर्ट है तो आप उस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से एक ही जी में आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्रेमर्स रूल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये आया था हमारा 2011 के सेकेंड फेज़ में। ठीक है, मीन जो 2011 का सेकेंड वाला एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ था ये। तो इसी तरह से, और अब देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है कि द साइमल्टेनियस इक्वेशन 3x + 5y = 7 एंड 6x + 10y = 18 है। मीन्स जो दो इक्वेशन दिए गए 3x + 5y = 7 एंड 6x + 10y = 18, इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा नो सॉल्यूशन है, कौन सा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मीन्स इस चारों ऑप्शन में से क्या है ये। ठीक है, हमें चेक करना था। तो जब मैंने बताया था कि जब हमको कभी दो इक्वेशंस दिए हों 3x + 5y = 7 एंड 6x + 10y = 18, ठीक, दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले इसमें हमको क्या बनाना रहता है, डी। तो डी यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हमारे केवल दो इक्वेशन है तो इसका मतलब हमारा 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो 3 और 5 लिखते हैं, चलिए बना लेते हैं 3, 6। मैंने आपको बताया था, अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा तो पिछला वाला वीडियो आप आराम से देख लीजिए जाके, फिर इस वीडियो पर आइए। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, डी हो गया। ठीक, अब हमको D1 D2 बनाना है, क्योंकि मैंने बताया था कि जितने इक्वेशन होंगे उतने D1 D2 D3 D4 एंड सो ऑन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, D1 बनाते हैं। D1 = हमारा क्या होगा, D1 बनाने के लिए सबसे अच्छा क्या था कि D1 बनाना है तो आप पहले कॉलम को क्या करिए, इनसे क्या कर दिए, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। मीन्स जो हमारे इक्वल के इक्वल दिए गए हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, जो वेरिएबल्स कह सकते हैं या जो भी वैल्यू दी गई हैं इक्वल्स के क्वेश्चंस मीन्स इक्वेशंस के इक्वल्स में, उनसे हम क्या करते हैं, इनको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं या रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये 7 हो गया, ये 18 हो गया, ये 5 हो गया एंड ये 10 हो गया। ठीक, अब ये हमारा D1 हो गया। D2 क्या होगा, इसमें केवल दो ही बनेंगे क्योंकि दो इक्वेशन है। तो D2 हमारा क्या होगा, अब हमको सेकंड वाला कॉलम रिप्लेस करना रहेगा। तो सेकंड वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे जब, तो यहाँ पर 7 और 18 आ जाएंगे। ठीक, इस तरह से हमारा क्या हुआ, D बन गया, D1 बन गया, D2 बन गया। ठीक, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करिए, इस D का मीन्स इस D की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें आपको डी की वैल्यू निकालनी ही पड़ती है। अगर जो आप डी की वैल्यू निकालेंगे तभी आप जज कर सकते हैं कि कौन सा क्या मीन्स कौन सा सॉल्यूशन दिया गया। ठीक है, तो ये डी जो हमारा है, अब डी को हम निकालते हैं। ठीक है, अब डी की वैल्यू निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। डी की वैल्यू क्या होगी, 3 × 3 का होता तब तो हमको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 2 × 2 में क्या होता है, डायगनल्स देख लीजिए। किसी भी मैट्रिक्स का डायगनल ये होता है 10 3 = 30 एंड -6 5 = 30। ठीक, तो इस तरह से हमको क्या मिला कि डी जो हमारा है, ठीक है, हमको यहाँ से ये मिल गया कि जो डी हमारा है क्या है, = 0 है। ठीक, बस आप पहले इसी एक वैल्यू से अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये डी दे दिया, डी = 0। अब ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जिसमें डी = 0 आता है और किस में डी = 0 नहीं आता है। तो मैंने अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन जो होता है हमारा, सबसे पहले मैंने बताया था यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है,
यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसके लिए मैंने बताया था कि डी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ये कंडीशन अगर जो है कहीं पे तो उसको हम यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक, बाकी जो अदर हमारे कंडीशंस थे उन सब में क्या था, डी इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन था उसमें डी इक्वल्स टू 0, जो हमारा क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, उसमें डी इक्वल्स टू 0 एंड जो जितने भी D1 इक्वल्स टू 0 एंड D2 जितने भी हों, D2 इक्वल्स टू 0 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, जितने भी हों वो सब क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो D होता है हमारा, D तो 0 होगा, लेकिन कोई D1 D2 में से, ठीक है, जो नॉन इनफाइनाइट था, जो नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन था उसमें मेरा D इज इक्वल टू तो 0 होगा ही, प्लस में क्या होगा कि D1 या तो D1 या तो D2 या तो D3 या जितने भी हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक 0 होना चाहिए। ठीक है, ओनली 1 उनमें से कोई होगा जो 0 होगा, तो हमारा क्या हो जाता था, वो नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता था। तो इस तरह से मैंने एक तरह से समराइज कर दिया पिछले वाले वीडियो को। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन था, अब हमारा यहाँ D इक्वल्स टू 0 हो गया, तो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन तो कतई नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ से जो यूनिक सॉल्यूशन दिया गया है इसको आप हटा दीजिए। ठीक, क्या क्या हो सकता है, अब एनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन हम लोगों के लिए कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि एनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आपको तो एक चीज़ पता होगा कि या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है या तो नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक, क्योंकि उसके नंबर्स, कितने नंबर में वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ये कोई मीन्स एक तरह से ये इनसेंस है। ठीक है, सेंस में नहीं रहे, ठीक, नॉनसेंस की चीज़ें हैं। अब ये दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, बच्चे हमारे ए एंड बी, तो इन्हीं में से कोई हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब ये कह रहा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए था कंडीशन, D1 D2 D3 जितने जितने हैं क्या है, 0 होना चाहिए। अब हम चलिए D1 की वैल्यू निकालते हैं तुरंत। D1 की वैल्यू निकालिए तो क्या होगा, 70 हो गया, एंड 18 5 जा 90। ठीक है, 18 5 जा 90 कितने हो गए हमारे, 18 5 जा 90, अब 90 माइनस 70 माइनस 20 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको क्या दिखा कि D1 जो हमारा है, जो मेरा क्या है D1, ठीक है, जो मेरा ये D1 है, D1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक, मीन्स D1 हमारा 0 के बराबर नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू आ रही है, 0 से कम वैल्यू आ रही है। तो इसलिए अब यहाँ पर हमारे पास दो ही बचे थे, या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो नो सॉल्यूशन में मैंने बोला था क्या कि इनमें से क्या होगा, D इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई 0 हो या ना हो। ठीक, तो यहाँ से एक तो आपको मिल गया कि ये नहीं हो सकता, तो यानी कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ये तो नहीं होगा। बचा हमारा कौन सा ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन, मीन्स ए ऑप्शन क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को उतना ज़्यादा वक्त दें जितना उसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक, तो अब अगर जो आप इन सब चीज़ों को जानते होते, मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा, अगर जो आप इन सब चीज़ों को जानते होते तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ मुश्किल से आप 20 सेकंड लेते इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, और आपका आंसर आपके सामने होता। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि 2011 सेकंड का क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया था इसने। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 7 एंड 2ax + a + by = 28 has infinitely many solutions, then which one of the following is right। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या था, ये हमारा है 2010 के पेपर का सेकंड। ठीक है, ये हमारा है 2010 में आया हुआ था सेकंड में। ठीक है, NDA सेकंड में आया था। अब ये भी उसी तरह का क्या बोल रहा है इसमें, बस हमको पॉइंट मीन्स वर्ड्स पकड़ने रहते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन हो हमको सबसे पहले क्या होता है, D निकालना ही पड़ता है, और वो उस D की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। ठीक, अब यहाँ से अगर जो मैं D बनाऊँ, अब मैं उस तरह से नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट लिखना चाहूँगा। ठीक है, D बनाता हूँ
तो सबसे पहले x के कोफिशिएंट को एक कॉलम में, तो ये हमारा हो गया 2 एंड ये हो गया 2a, ठीक है। एंड y के एक कॉलम में 3 एंड a प्लस b, बस इसमें इतना ही करना था। अब इससे आपको क्या है, अब देखिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में क्या होता है, हमारा d क्या होता है, d इज इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। d इक्वल्स टू 0 होता है, बस हम इसी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब d इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, यहाँ से क्या आ गया हमारा 2a प्लस 2b, फिर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा क्या 6a इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देख सकते हैं क्या 6a है, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा क्या 2b माइनस 4a इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से 2b इक्वल्स टू हो जाएगा 4a और जो कि यहाँ से क्या आ जाएगा b इक्वल्स टू 2a, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस का आप आंसर जो है ओनली 10 सेकंड में दे सकते हैं। बस आपको अगर जो ये पता है कि क्रेमर्स रूल क्या होते हैं, उनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या होती हैं और इनमें कैसे कैसे हम देखेंगे, कैसे कैसे निकाल सकते हैं। मीन्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्रेमर रूल्स का आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, बस ये नहीं आना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बस आप एप्लीकेशंस जानिए, यही बहुत है आपके लिए, और एप्लीकेशन से ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या सेकंड क्वेश्चन, जो कि 2010 में पूछा गया था और जिसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि इसमें ही क्या हमारा आ रहा है, b इक्वल्स टू 2a आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर हम चलते हैं। अब देखिए मैं आपको फिर अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर जो हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, ऐसे दोस्तों में जो इन सब चीज़ों के लिए क्यूरियस हैं, ठीक है। धन्यवाद।